तो हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम आज मानव पोषण कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मानव पोषण, सबसे पहले हम समझेंगे कि मानव पोषण क्या है। मानव पोषण क्या है? तो मानव पोषण जब जो हम भोजन करते हैं, मतलब एक लाइन में बोले तो भोजन करना ही पोषण है। तो पोषण का मतलब आप समझ गए। पोषण क्यों जरूरी है? तो पोषण इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने शरीर का वृद्धि और विकास करना है, हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है और बीमारियों से रक्षा के लिए हम भोजन करते हैं, पोषण करते हैं। तो इस तरह से पोषण क्यों ज़रूरी है आप समझ गए। तो अब हम जानेंगे कि जब हम भोजन करते हैं तो उसमें कौन कौन सा पोषक पदार्थ रहता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोषक पदार्थ क्या है। तो पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, मतलब भोजन में वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत हो, जो हमें ऊर्जा दे, जो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास करे और जो हमारे शरीर में बीमारियों से रक्षा करे, तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? पोषक पदार्थ कहेंगे। तो भोजन में मुख्य रूप से 5 तरह का पोषक पदार्थ होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा और तीसरा है प्रोटीन, उसके बाद है विटामिन, उसके बाद है फिर खनिज लवण। इस तरह से भोजन में कुल 5 तरह का मुख्य रूप से पोषक पदार्थ होता है। इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पोषक पदार्थ। बाकी ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इन सभी के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इन सब का यूज क्या है। जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों क्या करता है कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है? तो हमारे शरीर का वृद्धि विकास करता है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा करता है, रोगों से लड़ता है, मतलब रोग प्रतिरोधक के रूप में यह कार्य करता है विटामिन। खनिज लवण क्या करता है? तो खनिज लवण हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं को बेहतर करता है। अब यहाँ बात आया कि उपापचय क्रिया क्या है। देखिए, उपापचय क्रिया का मतलब एक लाइन में बोले तो बड़े अणु का छोटे अणु में टूटना उपापचय क्रिया कहलाता है। मतलब हम भोजन करते हैं तो वह अणु बड़े बड़े अणु होते हैं, और जब हमारे छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, अमाशय में जाता है, तो वह अणु क्या होता है? छोटे छोटे अणु में टूटता है, तभी तो उसको हमारे शरीर एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है। तो बड़े अणुओं का छोटे अणु में टूटना, इसमें मदद कौन करता है? तो आंसर है खनिज लवण। तो ओवरऑल जानकारी हम ये सब जान लिए कि ये सब की क्या यूज है। अब इन सब में से हम आज इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट पहले हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भोजन में मिलने वाला एक पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। अब इसकी संरचना देखें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में केमिकल स्ट्रक्चर इसका देखें, मतलब रासायनिक संरचना देखें कार्बोहाइड्रेट का, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों का मिश्रण होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि इसमें कार्बन है इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को कार्बनिक यौगिक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। देखिए, यदि दिन भर की ऊर्जा की बात करें हम, यदि दिन भर के लिए कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है, दिन भर के लिए मतलब कि जितनी भी ऊर्जा हमें दिन भर के लिए ज़रूरत है, उसमें से अकेले कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितना रहता है? 60 से 65%। मतलब कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का हम सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में आसानी से पच जाता है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट छोड़ के हम वसा का ज़्यादा सेवन कर लेंगे तो वसा हमारे शरीर में पच नहीं पाएगा। इसलिए वसा का ज़्यादा सेवन हम नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट का ही हम ज़्यादा सेवन करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कितनी मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि वही वसा की बात करें तो वसा 1 ग्राम वसा से हमें 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन फिर भी हम
वसा का सेवन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वह पच नहीं पाएगा। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का हम सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का योगदान भी बहुत ज़्यादा होता है। 60 से 65% ऊर्जा ये हमें देता है कार्बोहाइड्रेट। टोटल 100% ऊर्जा, मतलब दिन भर की टोटल ऊर्जा में 60 से 65% ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन से 30 से 35% मिलती है, और बाकी शेष अन्य स्रोतों से मिलता है, मतलब प्रोटीन आर से भी कुछ कुछ ऊर्जा हमें मिल जाती है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को द्वितीयक स्रोत कहते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा हमें कम मिल रही है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा क्या मिलती है? कम मिलती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत कहते हैं। प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो वसा। वसा जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। वसा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। वसा से हमें 1 ग्राम वसा से हमें 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसलिए वसा को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत कहते हैं। देखिए, वही है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। देखिए, इसका जो रासायनिक संरचना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीनों के बीच अनुपात कितना होता है? मतलब इन तीनों के बीच कितना कितना संख्या होता है, इसकी संख्या का अनुपात कितना होता है? मतलब यदि 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के बीच क्या अनुपात होता है? तो देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच इसका अनुपात होता है 1:2:1। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रेशियो होता है 1:2:1। यह एक कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब इसको हम एक एक बारे में एक एक करके हम देखते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या है, डाइसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है। मोनोसेकेराइड क्या है? मोनोसेकेराइड यह एक तरह का सरल कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेकेराइड एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। देखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना, कार्बोहाइड्रेट 3 तरह का है। कार्बोहाइड्रेट कितने तरह का है? 3 तरह का: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या है? तो मोनोसेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट के अणु इसमें होते हैं। मोनोसेकेराइड में एक कार्बोहाइड्रेट के अणु होते हैं, और यह सरल कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि इसमें एक कार्बोहाइड्रेट अणु है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? सरल कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। मोनोसेकेराइड मीठा शर्करा है। मीठा शर्करा है। मोनोसेकेराइड कैसा? मीठा शर्करा है, मतलब इसका स्वाद में मीठा होता है, और मोनोसेकेराइड जल में घुलनशील है। मतलब मोनोसेकेराइड जल में घुल जाएगा और स्वाद में मीठा होता है। मोनोसेकेराइड में कार्बन की संख्या के आधार पर इसको हम 2 भागों में बांटते हैं: एक कार्बन 5 वाले मोनोसेकेराइड, एक कार्बन 6 वाले मोनोसेकेराइड। कार्बन 5 वाले मोनोसेकेराइड जो है, इसका मुख्य एग्जाम्पल कौन कौन सा है? कार्बन 5 वाले मोनोसेकेराइड में मुख्य रूप से राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, एराइबोज और जाइलोज, ये 4 कार्बन 5 वाले मोनोसेकेराइड है, जो कि इम्पोर्टेंट है। राइबोज किस में पाया जाता है? तो आरएनए में। राइबोज आरएनए में पाया जाता है। डिऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाता है। एराइबोज गेहूं के भूसे में पाया जाता है। जाइलोज वृद्ध के भोजन में पाया जाता है, मतलब वृद्ध लोग के भोजन में शामिल किया जाता है जाइलोज। वृद्ध लोग के भोजन में शामिल किया जाता है जाइलोज। आगे है कार्बन 6 वाले मोनोसेकेराइड। तो कार्बन 6 वाले मोनोसेकेराइड में मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट कौन सा है? तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गलेक्टोज। ग्लूकोज को हम अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोज की शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज को हम रक्त की शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा अंगूर में पाया जाता है, फिर अदर मीठे फल में पाया जाता है, उसके बाद फिर मानव के रक्त में ग्लूकोज पाया जाता है। उसके बाद है फिर कुछ नोट्स हैं, ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं, जैसे कि मानव रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 80 से 115 mg/dL होना चाहिए। मतलब रक्त में ग्लूकोज की जो सामान्य मात्रा है उससे यदि कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एक रोग है
जिसमें क्या होता है, जब रक्त में ग्लूकोज की समान मात्रा घट जाती है तो उस स्थिति में हम उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, तो हाइपरग्लाइसीमिया जब रक्त में ग्लूकोज की समान मात्रा से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया को अन्य नाम से मधुमेह भी कहते हैं। मधुमेह मतलब डायबिटीज। कुछ और नोट्स हैं। अग्न्याशय, अग्नाशय में एक बीटा सेल होता है और बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है और इंसुलिन क्या करता है, तो ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। कहाँ पे नियंत्रित करता है, तो रक्त में। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय में एक बीटा सेल पाया जाता है, उस बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। यदि अग्नाशय की बीटा सेल खराब हो जाए, अग्नाशय की बीटा सेल खराब हो जाए तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और इस स्थिति में मधुमेह रोग हो जाएगा, डायबिटीज रोग हो जाएगा। तो मोनोसेक्राइड में हम यहाँ पे ग्लूकोज जान लिए। और नेक्स्ट मोनोसेक्राइड में फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या है, तो पृथ्वी पर जितना भी कार्बोहाइड्रेट है सबसे ज़्यादा मीठा शर्करा यदि है कोई तो वो है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठा शर्करा है। फ्रुक्टोज को हम फल की शर्करा भी कहते हैं क्योंकि फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज को हम शहद की शर्करा भी कहते हैं क्योंकि फ्रुक्टोज शहद में पाया जाता है। फ्रुक्टोज को कीटोहेक्सोज के नाम से भी जाना जाता है। फ्रुक्टोज का केमिकल नेम है कीटोहेक्सोज। तो ये हो गया फ्रुक्टोज। आगे है गलेक्टोज। तो गलेक्टोज शर्करा जो है दूध की शर्करा है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। शर्करा का मतलब यहाँ पे है कि कार्बोहाइड्रेट। तो गलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है, इसलिए गलेक्टोज को दूध का कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, यानी दूध की शर्करा भी कहते हैं। तो ये हो गया गलेक्टोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। ये तीनों मोनोसेक्राइड था। कौन सा मोनोसेक्राइड, तो कार्बन 6 वाले मोनोसेक्राइड। और अब हम आगे पढ़ेंगे कार्बन 5 वाले मोनोसेक्राइड। कार्बन 5 वाले मोनोसेक्राइड क्या था, तो कार्बन 5 वाला मोनोसेक्राइड तो हम पढ़ ही लिए थे। राइबोज आरएनए में पाया जाता है, डिऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाता है, एराइबोज क्या है, तो गेहूं के भूसे में पाया जाता है, और जाइलोज वृद्ध के भोजन में शामिल किया जाता है। तो कार्बन 5 वाले मोनोसेक्राइड भी पढ़ लिए और कार्बन 6 वाले मोनोसेक्राइड भी पढ़ लिए। कार्बन 6 वाले मोनोसेक्राइड में हम पढ़े थे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और गलेक्टोज, ये तीनों कार्बन 6 वाले मोनोसेक्राइड पढ़ लिए। अब मोनोसेक्राइड कंप्लीट हो गया। मोनोसेक्राइड के बाद अब दूसरा कार्बोहाइड्रेट हम देखेंगे डाइसेकेराइड। मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट पहला प्रकार था कार्बोहाइड्रेट का, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट को हम 3 भागों में बांटे थे, मोनोसेक्राइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट हम देख लिए। मोनोसेक्राइड में C5 वाले मोनोसेक्राइड और C6 वाले मोनोसेक्राइड। अब डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट हम देखेंगे। तो डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट क्या है, डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील होता है। और डाइसेक्राइड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु शामिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु शामिल होते हैं इसमें, इसलिए इसको हम कहते हैं डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, और यह जल में घुलनशील होता है। और डाइसेक्राइड में हम मुख्य एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ये 3 परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये 3 सवाल माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज से। देखिए सबसे पहले तो डाइसेक्राइड क्या है, तो 2 कार्बोहाइड्रेट अणु मिलकर बनते हैं डाइसेक्राइड, इसलिए माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज ये तीनों डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु होंगे। और चूंकि ये डाइसेक्राइड है इसलिए इसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु होंगे, इसलिए माल्टोज में देखिए ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर बनाता है माल्टोज। लैक्टोज ग्लूकोज और गलेक्टोज मिलकर बनाता है लैक्टोज। सुक्रोज तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर बनाता है सुक्रोज। मतलब ये माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज ये तीनों में ग्लूकोज तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा भी एक कार्बोहाइड्रेट होंगे, तो ये बन जाएगा डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज में ग्लूकोज तो होगा ही होगा, इसके अलावा भी एक कार्बोहाइड्रेट होगा। तो माल्टोज में ग्लूकोज के अलावा एक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज में ग्लूकोज के अलावा एक गलेक्टोज जुड़ गया, सुक्रोज में ग्लूकोज के अलावा एक फ्रुक्टोज जुड़ गया। तो इस तरह से
डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये तीनों। उसके बाद ये तीनों के बारे में हम और भी विस्तार से जानते हैं। तो माल्टोज जो है, माल्टोज मोटे अनाज मुख्य रूप से जौ में पाया जाता है। माल्टोज मोटे अनाज में पाया जाता है और मुख्य रूप से जौ में पाया जाता है। लैक्टोज क्या है? तो लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। सुक्रोज, सुक्रोज गन्ने की रस में और सफ़ेद चुकंदर में पाया जाता है। सुक्रोज से ही चीनी प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज से ही चीनी प्राप्त किया जाता है। एक नोट्स है कि चीनी के सिरप को हम कैरामेल कहते हैं। चीनी के सिरप को क्या कहते हैं? कैरामल कहते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया डाइसेकेराइड वाला पोर्शन। सबसे पहले हमने मोनोसेकेराइड वाला देख लिया, उसके बाद फिर डाइसेकेराइड भी देख लिया। अब आ गया पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार पॉलीसेकेराइड आ गया। तो पॉलीसेकेराइड का मुख्य एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, जिसे कि हमें पढ़ना है। पॉलीसेकेराइड का मुख्य एग्जाम्पल जिसे कि हम पढ़ेंगे तो उसमें से है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन। स्टार्च क्या है? तो स्टार्च उबले हुए आलू और चावल में पाया जाता है। स्टार्च, स्टार्च उबला हुआ आलू और चावल में पाया जाता है। सेल्यूलोज कागज, पेड़ पौधे, वस्त्र में पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन जंतु मानव शरीर में पाया जाता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जंतु मानव शरीर में पाया जाता है। काइटिन, काइटिन कीट पतंग और नाखून, इन सब में पाया जाता है काइटिन। तो ये चारों जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कैसी कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ये चारों कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। ये चारों मतलब स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन, ये चारों कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? उबला हुआ आलू और चावल में पाया जाता है। सेल्यूलोज कागज, पेड़ पौधे और वस्त्र में पाया जाता है। ग्लाइकोजन जंतु मानव शरीर में पाया जाता है, मतलब जंतु के शरीर में, मानव के शरीर में पाया जाता है। काइटिन कीट पतंग में पाया जाता है और नाखून में पाया जाता है। कीट पतंग मतलब कि कीट पतंग का जो पंख होता है उसमें काइटिन पाया जाता है। नाखून में भी काइटिन पाया जाता है। बालों में काइटिन पाया जाता है। उसके बाद फिर ये चारों का हम और भी अध्ययन करें, ये चारों पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में और विस्तार से हम जानते हैं। तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये देखिए 10 या अधिक मोनोसेकेराइड, 10 या अधिक मोनोसेकेराइड मिलने से पॉलीसेकेराइड बनता है। और पॉलीसेकेराइड स्वाद में मीठा होता है और जल में घुलनशील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉलीसेकेराइड जल में घुलनशील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जबकि डाइसेकेराइड जल में घुलनशील था। मोनोसेकेराइड जल में घुलनशील था, लेकिन पॉलीसेकेराइड जल में घुलनशील हो भी सकता है और जल में घुलनशील नहीं भी हो सकता है। और पॉलीसेकेराइड 10 या उससे अधिक मोनोसेकेराइड जब मिलता है तब बनता है पॉलीसेकेराइड। मतलब ये काफ़ी जटिल होते हैं। पॉलीसेकेराइड काफ़ी जटिल कार्बोहाइड्रेट है। और पॉलीसेकेराइड में हम 4 कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। एक स्टार्च हो गया, एक सेलुलोज हो गया, एक ग्लाइकोजन हो गया, एक काइटिन हो गया। स्टार्च उबले हुए आलू और चावल में पाया जाता है। सेलुलोज कागज में पाया जाता है। पेड़ पौधों में संरचना के रूप में सेल्यूलोज होता है और वस्त्र में सेलुलोज पाया जाता है। ग्लाइकोजन जंतु मानव के शरीर में और मानव के शरीर में पाया जाता है। ग्लाइकोजन जंतु के शरीर में और मानव के शरीर में पाया जाता है। काइटिन कीट पतंग के पंखों में पाया जाता है और नाखूनों में पाया जाता है, बालों में पाया जाता है। तो काइटिन बाल में हो गया, नाखून में, कीट पतंग के पंख में, इन सब में काइटिन पाया जाता है। उसके बाद हम अब एक एक करके और भी विस्तार से जानते हैं। तो स्टार्च, स्टार्च क्या है? तो स्टार्च एकमात्र पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसे कि मनुष्य भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जिसे कि मनुष्य भोजन में शामिल करता है। मतलब स्टार्च ही एकमात्र पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उन सभी में से स्टार्च, सिर्फ और सिर्फ स्टार्च जिसे कि मानव खा सकता है और मानव में पाचन होता है। बाकी सभी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को मनुष्य पचा नहीं सकता, इसलिए सिर्फ स्टार्च ही मनुष्य भोजन में शामिल करता है। तो एकमात्र कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है जिसे मनुष्य भोजन में शामिल करता है।
स्टार्च का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। स्टार्च का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। और मुख गुहा में स्टार्च का पाचन कौन करता है? तो टाइलिन एक एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम, यह मुख गुहा में स्टार्च का पाचन करता है। सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मतलब पृथ्वी पर जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उन सब में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यदि है तो वह है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और सेल्यूलोज को संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, क्योंकि यह पेड़ पौधों को संरचना प्रदान करता है। उसके जो छाल होते हैं उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, इसलिए सेल्यूलोज को संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ग्लाइकोजन, देखो ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन शरीर में स्टोर होता है। जब ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो वह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। और जब उसको हम जब ग्लूकोज का ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो वह हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जाकर स्टोर हो जाता है। और यह ग्लाइकोजन फिर क्या करता है कि यार हमारे शरीर में बाहर से भोजन नहीं मिलता है, हमारे शरीर को भोजन नहीं मिलता है, और इमरजेंसी में जब हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन पुनः यह ग्लूकोज में बदल जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए ग्लाइकोजन को हम इमरजेंसी एनर्जी भी कहते हैं। ग्लाइकोजन को हम प्राणी कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो ये हो गया ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन समझ गए आप? ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में हम सेवन कर लेते हैं तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में जाके हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। हमारे शरीर में स्टोर कहाँ होता है? तो यकृत में जाकर स्टोर होता है। ग्लाइकोजन हमारे शरीर में यकृत में जाकर स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में सारा अध्ययन हमने कर लिया। कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबसे पहले हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में कार्बन 5 वाले कार्बोहाइड्रेट देखे। कार्बन 5 कार्बोहाइड्रेट बोले तो डिऑक्सीराइबोज, राइबोज, एराइबनोज, जाइलोज, ये सभी कार्बन 5 वाले मोनोसेक्राइड थे। कार्बन 6 वाले मोनोसेक्राइड हमने देखा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज। उसके बाद फिर मोनोसेक्राइड वाले कंप्लीट हुआ तो उसके बाद फिर डाइसेक्राइड देखे। डाइसेक्राइड में हम देखें लैक्टोज देखे, माल्टोज देखे, सुक्रोज देखे डाइसेक्राइड में। उसके बाद फिर पॉलीसेक्राइड में हम देखें काइटिन देखें, सेलुलोज देखें, ग्लाइकोजन देखें, स्टार्च देखें। तो पॉलीसेक्राइड में हमने देखा स्टार्च देखा, सेलुलोज देखा, ग्लाइकोजन देखा, काइटिन देखा। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का तीनों प्रकार हमने विस्तृत ढंग से डिटेल से हमने पढ़ा। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर हुआ कंप्लीट। और ये इतना कार्बोहाइड्रेट के बारे में यदि आप अच्छे से समझ लिए तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा।